मारो इन्हें, हड्डियां तोड़ दो इन दोनों की, और मारो। मर गया। बचाओ, बचाओ। मत मारो हमें, कोई बचाओ। ये है मुखिया जी और उनके सुपुत्र सूर्या, जो गांव वालों से मार खा रहे हैं। इनकी धुलाई क्यों हो रही है, ये देखने के लिए हम जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। अरे चचा, इस बार थारी फसल तो चकाचक लागे से, पर अब की बार तो मंडी का भाव ही कोई ना। हमारे को तो लागे इस बार थारी किस्मत ने थारे को धोखा दे दिया। काहे बिटुआ, ऐसा काहे को बोलत है? चचा, माँ कसम एकदम सही बोलत है। अब देख ना, थारी फसल एकदम चकाचक, ये बड़ा बड़ा सुंदर प्याज, पर मंडी को तो ससुरा जैसे रोग लागे से। बोले तो अब की बार के भाव लगावेगा? सिर्फ थारे कारण चचा, 10 रुपया किलो के पीछे, वरना तो बहुत मंदी होवे से। थारी कसम, इससे 1 पैसा भी ज्यादा दिए तो मानो जैसे नुकसान ही नुकसान होवे। अरे छोरा, ये तो बहुत ही कम लगा दिए। हमारा प्याज एकदम स्वस्थ और ताजा, मानो पूरे हरिपुर की रसोई की शान होवे से। इसकी खुशबू मानो गुलाब के फूल, पर थारा भाव एकदम ठंडी तंदूरी, सौदा न बनने वाला अपना। तो शाबाश पतली गली होलो। ये सुनकर चतुर सूर्या अपना समूह लेकर वहां से निकल लिया। उधर नंदू का बेटा उमेश, जो शहर में एक इंजीनियर था और कुछ ना कुछ नया प्रयोग करता ही रहता था, वो कुछ दिन के लिए गांव पिताजी के पास आया हुआ था। शाम को घर गए नंदू ने अपने बेटे उमेश को सारा माजरा सुनाया। सारी रामायण सुनने के बाद उमेश बोला, पिताजी आप चिंता ना करें, मेरे पास आपकी समस्या का एक उपाय है। मैं आपके लिए एक ओनियन एटीएम मशीन बनाऊंगा। उस मशीन के कारण घर बैठे आप अपना प्याज पूरे गांव में अच्छे दाम पे बेच सकोगे। अरे बिटुआ, थारी बातें हमारी समझ में तो ना आती। बस तू जल्दी कर, मारे को तो फसल खराब होने का डर खाए जा रहा। तो उमेश ने अपने दोस्त धर्मिंदर के साथ मिलकर एक पुरानी एटीएम मशीन पर काम चालू कर दिया। कुछ ही दिन में उन्होंने उस पुरानी एटीएम मशीन को एक जायंट ओनियन एटीएम मशीन में बदल दिया। जायंट ओनियन एटीएम मशीन को देख नंदू बहुत खुश हुआ। बाप रे, ई का बला है। पिताजी, ये जायंट ओनियन एटीएम मशीन है। अब आपको बस इतना करना है, इस एटीएम के बड़े से प्याज में ढेर सारा ताजा और स्वस्थ प्याज डालना है। मैंने मशीन की सेटिंग कर दी है, 30 रुपए किलो के हिसाब से ये लोगों को प्याज देगी। तो नंदू 30 रुपए किलो सुनकर बहुत खुश हुआ। हाँ, ये हुई ना बात। अगले दिन उमेश और उसका दोस्त लोडर रिक्शा पे बैठ पूरे गांव में लाउड स्पीकर पर घोषणा करने लगे, 30 रुपए किलो एटीएम प्याज, ताजा ताजा स्वस्थ प्याज, ना कोई धोखा ना कोई फ्रॉड, सब ले लो एकदम स्वस्थ प्याज। ओनियन एटीएम मशीन की चर्चा सुनकर पूरे गांव वाले असचारी से नंदू के घर पहुंच गए और लाइन लगा ओनियन एटीएम मशीन के सामने खड़े हो गए। फिर क्या था, हर कोई अपना एटीएम कार्ड मशीन में डाल प्याज की क्वांटिटी मशीन को बताते तो एटीएम मशीन से एकदम ताजा ताजा स्वस्थ प्याज निकलकर टोकरी और थैली में इकट्ठा हो जाता। कुछ ही दिन में दूसरे गांव के बासी भी नंदू की जायंट एटीएम मशीन से प्याज लेने लगे। लोगों की हर वक्त की भीड़ को देख नंदू दूसरे किसान भाइयों से भी अच्छे दामों पे प्याज उठाने लगा। कुछ ही दिन में नंदू ने अपने बेटे की बनाई जायंट ओनियन एटीएम मशीन के कारण खूब सारा धन कमा लिया। नंदू के अच्छे व्यवहार के कारण सभी गांव वाले सहायता के तौर पे नंदू की जायंट एटीएम मशीन से ज्यादा प्याज खरीदने लगे। नंदू की चर्चा को देख चतुर मुखिया जी और उसके बेटे सूर्या को बहुत जलन होने लगी।
उन्होंने जाइंट एटीएम मशीन को तोड़ने का प्लान बनाया। फिर क्या हुआ, एक रात मुखिया जी और सूर्या हाथ में हथौड़े लिए नंदू के घर के बाहर लगी एटीएम मशीन पर जा पहुंचे। जैसे ही सूर्या ने एटीएम मशीन पे हथौड़ा मारा तो एटीएम मशीन में लगा सायरन जोर जोर से बजने लगा। बस फिर क्या था, सायरन की आवाज सुनकर पूरा गांव एटीएम मशीन पे आ पहुंचा और मुखिया जी और सूर्या को धर लिया और खूब धुलाई की। अच्छी खासी धुलाई के बाद दोनों बाप बेटे को पुलिस के हवाले कर जेल में बंद करवा दिया। तो इसलिए चिल्ला रहे थे मुखिया जी और उसके सुपुत्र सूर्या। मजेदार वाटरमेलन बाइक रेस। नानापुर नाम के गांव में शिव नाम का एक किसान रहता था। उसके पास बहुत छोटा सा एक खेत था जिसमें वो और उसका बेटा संजय मिलकर मेहनत किया करते थे। साथ वाले खेत के मालिक श्यामलाल की नजर शिव के खेत पर थी और वो किसी भी तरह शिव का खेत खरीदकर अपने खेत में शामिल करना चाहता था। एक दिन जब शिव उदास खड़ा था तो श्यामलाल वहां आया और बोला, अरे शिव, ये क्या, इस दफा भी तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हुई क्या? सिर्फ 3 बोरियां ही अनाज की उगा पाए हो। मैं तो तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि खेती करना अब तुम्हारे बस की बात नहीं रही। तुम अपना ये खेत मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दे दूंगा, जिससे तुम कोई काम धंधा शुरू कर लेना। श्यामलाल जी, ये जमीन मुझे मेरे पुरखों की तरफ से मिली है, इसको मैं ऐसे कैसे बेच दूं? आप इस तरह बार बार मुझे ये खेत बेचने का ना बोला करें। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद शिव और उसका बेटा संजय एक लोडर रिक्शा में खाद और तरबूज का बीज लेकर अपने खेत की तरफ जा रहे थे तो श्यामलाल ने उन्हें जाते हुए देख लिया। श्यामलाल भी उनका पीछा करते करते उनके खेत तक आ पहुंचा। वहां उसने देखा कि शिव और उसका बेटा संजय अपने खेत में वो खाद डाल रहे हैं और साथ ही साथ तरबूज का बीज के छिड़काव भी कर रहे हैं। ये दोनों बाप बेटा तो मेरे सपने पर पानी फेर देंगे, इनका कोई तो उपाय सोचना होगा। कुछ ही दिनों बाद शिव का खेत हरा होना शुरू हो जाता है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो श्यामलाल चुपके से शिव के खेत में जाता है और उसके पूरे खेत में जहरीली दवाई छिड़क देता है और रात के अंधेरे में वहां से चला जाता है। धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों में उसकी सारी तरबूज की फसल खराब हो जाती है और उसके छोटे से खेत में सिर्फ एक ही तरबूज बाकी रह जाता है। शिव और उसका बेटा संजय ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि उनके खेत को किसी की बुरी नजर लग गई है। तभी वहाँ श्यामलाल आता है। अरे अरे शिव, ये क्या, सिर्फ एक ही तरबूज उगा है? ये तो बहुत अफसोस की बात है। तरबूज की फसल उगाने के लिए जितना खर्चा तुमने किया वो भी वापस नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो खर्चा भी वापस देता हूँ और इस जमीन के भी अच्छे पैसे देता हूँ। अभी भी देर नहीं हुई, जमीन मुझे बेच दो, मैं इसको संभाल लूंगा। लगता है तुम सही कह रहे हो। इतनी कोशिशें करने के बावजूद भी हम इस जमीन पे फसल नहीं उगा पा रहे। अरे नहीं नहीं बापू, अरे जल्दबाजी मत करो। हम अपनी जमीन की जांच करवाएंगे और जो भी कोई मसला होगा हम मिट्टी को ठीक करवाएंगे। अरे बेटा, तुम लोगों ने हर कोशिश करके तो देख ली है, तो फिर अब बाकी क्या करने वाला रह गया है? मैं तुम लोगों को एक अच्छी ऑफर दे रहा हूँ, मेरी बात मान लो और इन पैसों से कोई दूसरा काम धंधा शुरू कर लो। तो शिव उसकी बात मान लेता है और श्यामलाल से पैसे देकर वो जमीन उसे दे देता है। संजय उस एक तरबूज को लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर जैसे ही वो उस तरबूज को टेबल पर रखता है तो तरबूज में से आवाज आती है, बेटा संजय, श्यामलाल ने धोखे से तुम लोगों से जमीन खरीदी है। उसने तुम्हारे खेत में जहरीली दवाई डाली थी ताकि फसल ना उग सके। मैं एक जादुई तरबूज हूँ, इसीलिए उस दवाई का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तो संजय बोला, क्या कहा? अरे इसका मतलब है श्यामलाल ने हमें धोखा दिया है। अरे उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा और किसी भी तरह उससे अपनी जमीन वापस लेनी होगी। अगले दिन एक आदमी रिक्शा पर अनाउंसमेंट करता हुआ जा रहा था, सुनो सुनो गाँव वालों,
आज शाम को अपने गांव में एक बाइक रेस हो रही है, जिसमें जीतने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ये सुनकर संजय सोचने लगा, अगर मैं ये बाइक रेस जीत जाऊं तो श्यामलाल से अपनी जमीन वापस खरीद सकता हूं, लेकिन मेरे पास तो बाइक ही नहीं है। इतने में उस तरबूज में से एक रोशनी निकली और वो तरबूज एक बाइक की शक्ल में बन गया। जैसे ही ये संजय ने देखा तो वो हैरान रह गया और बहुत ही खुश हुआ। शाम को संजय वो बाइक लेकर रेस में भाग लेने के लिए पहुंच गया। वहाँ श्यामलाल का बेटा सुंदर भी बाइक रेस में भाग ले रहा था। उसने जब संजय को देखा तो बहुत मजाक उड़ाया। अरे ये कैसी बाइक ले आए हो? अरे इसे खाना है या भगाना है? मेरी ये तरबूज की बाइक तुम्हारी बाइक से ज्यादा तेज है, और ये तो तुम्हें रेस लगाकर ही पता चलेगा। क्या कहा? तुम्हारी ये बाइक मेरे बेटे की बाइक से ज्यादा तेज है? अरे हो ही नहीं सकता। तो फिर लगाओ शर्त, अगर मैं ये रेस जीत गया तो तुम हमारी जमीन हमें वापस लौटा दोगे। श्यामलाल ने फौरन हंस के ये शर्त मंजूर कर ली। थोड़ी ही देर में जब रेस शुरू हुई तो संजय सबसे पीछे रह गया और बाकी बाइक्स आगे निकल गईं। फिर धीरे धीरे संजय एक एक करके उन बाइक्स को क्रॉस करने लगा और सबसे आगे निकल गया। यूं उसने सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस की और ये रेस जीत गया। सभी लोग इस अनोखी रेस को देखकर बहुत खुश हुए और खूब तालियां बजाईं। फिर संजय को बाइक रेस में जीतने के 5 लाख तो मिले ही साथ शिव की जमीन के कागज भी उसको वापस लौटा दिए। बस फिर शिव और संजय दोबारा हंसी खुशी रहने लगे।